रामपुर नाम का एक गांव था जहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम ठाकुर लाल था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसकी और अधिक पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई रामू था, जो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। रामू खेतों में दिन रात मेहनत करता था। कड़ी धूप में भी उसके माथे से पसीना टपकता रहता था, लेकिन उसने कभी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। अरे, आप आ गए। आइए बैठ जाइए, आप थक गए होंगे। हाँ भाग्यवान, आज बहुत थक गया हूँ। अच्छा बताओ तो सही, आज खाने में क्या बना है? जी, आज के लिए तो खाना बन गया है। शायद कल के लिए भी कुछ इंतजाम हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये सोचकर मन घबराने लगता है। क्यों? क्या घर में अनाज बिल्कुल खत्म होने वाला है? हाँ जी, बस थोड़ा सा अनाज बचा है। मैं तो किसी तरह काम चला लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे देखूं? पिताजी, 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 आज आप हमारे लिए क्या लाए? रामू बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। आज तो कुछ नहीं ला पाया बेटा, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत नहीं बदल रही। चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान सब देख रहा है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू कुछ देर सोच में डूब जाता है। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है। मैं कल सुबह बड़े भैया ठाकुर लाल के पास जाऊंगा, शायद वे हमारी मदद कर दें। आखिर मुश्किल समय में अपनों का ही सहारा होता है। मुझे नहीं लगता कि वे हमारी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो एक बार कोशिश कर लीजिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है भाग्यवान। अब चलो बच्चों को खाना खिला देते हैं। अगली सुबह रामू जल्दी उठ जाता है। वो घर के बाहर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है। क्या आप सचमुच ठाकुर लाल जी के पास जाने वाले हैं? हाँ भाग्यवान, आखिर वे मेरे बड़े भाई हैं, शायद हमारी मजबूरी समझकर मदद कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। रामू बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। तुम दोनों अच्छे से रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बाबा, हमारे लिए मिठाई लेकर आना। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है। जरूर बेटा। रामू अपनी पुरानी चप्पल पहनता है और ठाकुर लाल की हवेली की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर वो यही सोचता रहता है कि बड़े भाई उसकी मदद करेंगे या नहीं। रामू के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उसे विश्वास था कि मुसीबत के समय अपना ही साथ देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह उम्मीद जल्द ही टूटने वाली थी। रामू काफी देर पैदल चलने के बाद ठाकुर लाल की विशाल हवेली के सामने पहुंचता है। हवेली के बाहर नौकर चाकर काम में लगे हुए हैं। अरे रामू भैया, आप यहाँ? मुझे बड़े भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। रामू हवेली के अंदर जाता है। ठाकुर लाल अपनी आलीशान हवेली के सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए थे और वह बड़े गर्व से अपने ठाट बाट का आनंद ले रहा था। प्रणाम बड़े भैया। अरे रामू, आज इधर कैसे आना हुआ? भैया, घर की हालत ठीक नहीं है, अनाज लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं फसल कटते ही आपका सारा उधार चुका दूंगा। ठाकुर लाल का चेहरा कठोर हो जाता है। रामू, तुम कब तक दूसरों के सहारे जीते रहोगे? मेहनत करना सीखो। भैया, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बस इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत को दोष मत दो। अगर मैं तुम्हारी मदद करने लगूं तो पूरे गांव का बोझ मेरे सिर पर आ जाएगा। मैं भीख नहीं मांग रहा भैया, बस थोड़े दिनों के लिए सहारा मांग रहा हूँ। मैंने कह दिया ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब जाओ यहां से। रामू कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है भैया, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। रामू धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल जाता है। रामू टूटा जरूर था, लेकिन हारा नहीं था। उसे अभी भी विश्वास था कि भगवान किसी न किसी रूप में
उसकी मदद जरूर करेंगे। ठाकुर लाल की हवेली से अपमानित होकर रामू उदास मन से घर की ओर लौट रहा होता है। उसके कदम भारी थे और मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। शायद भाग्यवान सही कह रही थी। बड़े भैया से मदद की उम्मीद करना मेरी भूल थी। तभी रास्ते में उसे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मुखिया जी दिखाई देते हैं। अरे रामू बेटा, इधर आओ। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। प्रणाम मुखिया जी। बस कुछ नहीं। बेटा, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर लग रहा है कि बात कुछ गंभीर है। क्या ठाकुरलाल ने फिर तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया? हाँ मुखिया जी, मैंने उनसे थोड़े अनाज की मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मुखिया जी गहरी सांस लेते हैं और पेड़ के नीचे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। बैठो रामू। आज मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसे मैं कई वर्षों से अपने दिल में दबाए हुए हूं। कैसी बात मुखिया जी? तुम्हारे पिता बहुत नेक और न्यायप्रिय इंसान थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांटने का फैसला किया था। क्या? लेकिन सारी संपत्ति तो बड़े भैया के पास है। यही तो सच है बेटा। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद तुम दोनों भाइयों के बीच कोई भेदभाव हो। फिर मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं मिला? तुम्हारे पिता के देहांत के बाद ठाकुरलाल ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि पूरी संपत्ति उन्हीं के नाम है। तुम सीधे साधे थे, इसलिए तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। रामू की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे अपने हिस्से की दौलत का दुख नहीं है मुखिया जी। दुख इस बात का है कि मेरे अपने बड़े भाई ने मुझसे यह सच छिपाया। बेटा, सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले। तुम्हारे पिता के असली दस्तावेज हैं। उन्होंने इन्हें मेरी देखरेख में रखा था। पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। चिंता मत करो बेटा, कल गांव की पंचायत बुलाई जाएगी। सबके सामने सच रखा जाएगा और तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। रामू पेड़ की छांव में बैठे बैठे आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, मुझे धन दौलत की चाह नहीं है। बस इतना कर दीजिए कि मेरे परिवार के बुरे दिन खत्म हो जाएं। बरगद के पेड़ की उस छांव में रामू को सिर्फ अपने हक की नहीं, बल्कि वर्षों से छिपे हुए एक बड़े सच की जानकारी मिली। दूसरी ओर ठाकुर लाल अपनी हवेली में बैठा आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान था। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बुलाए जाने की खबर फैल जाती है। गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने लगते हैं। आखिर इतनी अचानक पंचायत क्यों बुलाई गई है? सुना है ठाकुरलाल और रामू के परिवार का कोई पुराना मामला है। कुछ ही देर में ठाकुर लाल अपने नौकरों के साथ वहां पहुंच जाता है। मुखिया जी, इतनी जरूरी क्या बात थी कि पंचायत बुलानी पड़ी? उसी समय रामू भी वहां पहुंच जाता है। आज यहाँ वर्षों पुराने एक अन्याय का फैसला होने वाला है। अन्याय? और वो भी मेरे द्वारा? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है ठाकुरलाल। तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटने का निर्णय लिया था। ये सुनते ही गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। क्या? तो फिर रामू के हिस्से की जमीन कहाँ गई? झूठ! ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर इन कागजों को क्या कहोगे? मुखिया जी सबके सामने पुराने दस्तावेज निकालते हैं। इन पर तुम्हारे पिता की मुहर और हस्ताक्षर मौजूद हैं। ठाकुर लाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भैया, अगर आपने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। मैं पंचायत का फैसला है कि रामू को उसकी पूरी जमीन और संपत्ति का हिस्सा लौटाया जाए। पूरा गांव इस फैसले का समर्थन करता है। हाँ, रामू को उसका हक मिलना ही चाहिए। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपने हक से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरे पिता की इच्छा पूरी हो गई। सालों बाद रामू को उसका अधिकार मिलने जा रहा था, लेकिन ठाकुर लाल की परीक्षा अभी बाकी थी। पंचायत समाप्त होने के बाद ठाकुर लाल गुस्से से अपनी हवेली लौट आता है। नहीं, मैं अपनी आधी संपत्ति रामू को नहीं दूंगा। इतने सालों से जिस दौलत पर मेरा अधिकार है
उसे मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। ठाकुरलाल गुस्से में कमरे में टहलने लगता है। मालिक, लेकिन पंचायत का फैसला तो सबके सामने हो चुका है। फैसला चाहे जो भी हो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। उसी समय ठाकुरलाल का पुराना मुनीम उसके पास आता है। मालिक, अगर आप पंचायत के फैसले का विरोध करेंगे तो पूरे गांव में आपकी बदनामी हो जाएगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। कुछ देर सोचने के बाद ठाकुरलाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगर रामू को उसकी जमीन मिल भी जाए तो मैं उसे संभालने नहीं दूंगा। आखिर वो एक गरीब किसान है। मालिक, लालच इंसान से सही और गलत की पहचान छीन लेता है। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए। बस मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मुनीम निराश होकर वहां से चला जाता है। लालच ने ठाकुरलाल की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वह सही और गलत में फर्क करना भूल चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही जिद उसे अकेला कर देगी। कुछ दिनों बाद पंचायत के फैसले के अनुसार रामू को उसकी जमीन और संपत्ति लौटा दी जाती है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार रामू को उसका अधिकार मिल गया। रामू अपनी नई जमीन को देखकर भावुक हो जाता है। पिताजी की यह अमानत अब मैं पूरी ईमानदारी से संभालूंगा। रामू की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। दोनों बच्चे खुशी से दौड़ने लगते हैं। बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। गांव के कुछ गरीब लोग रामू को बधाई देने आते हैं। रामू, तुम्हें आखिर तुम्हारा हक मिल ही गया। यह सब मुखिया जी और आप सबके समर्थन की वजह से हुआ है। बेटा, अब तुम भी ठाकुरलाल की तरह अमीर हो गए हो। नहीं काका, इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। रामू अपने खेतों में काम शुरू कर देता है और गांव के जरूरतमंद लोगों को काम पर रखता है। जिसने गरीबी देखी हो वह दूसरों की तकलीफ अच्छी तरह समझ सकता है। दूर खड़ा ठाकुरलाल ये सब देख रहा होता है। इतना सब मिलने के बाद भी रामू में जरा सा घमंड नहीं आया। जहां एक ओर रामू अपनी खुशियां सबके साथ बांट रहा था, वहीं दूसरी ओर ठाकुरलाल के मन में ईर्ष्या और पश्चाताप का संघर्ष शुरू हो चुका था। कुछ महीने बीत जाते हैं। समय के साथ रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन दौलत आने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। रामू अपने खेतों में काम कर रहा होता है। रामू भैया, इस साल फसल खराब हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। चिंता मत करो, कल से तुम मेरे खेतों में काम पर आ जाना। मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू मुस्कुराकर किसान के कंधे पर हाथ रखता है। जिसने खुद गरीबी देखी थी, वह दूसरों का दर्द अच्छी तरह समझता था। रामू सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। अगर वो चाहे तो ठाकुरलाल की तरह ऐश कर सकता है, लेकिन वो सबकी मदद करता है। दूर खड़ा ठाकुरलाल ये सब सुन लेता है। पहले लोग मेरी इज्जत करते थे, अब सब रामू की तारीफ करते हैं। ठाकुरलाल का चेहरा उदास हो जाता है। ठाकुरलाल के पास अब भी बहुत दौलत थी, लेकिन लोगों का सम्मान धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। एक शाम ठाकुरलाल अपनी हवेली के आंगन में अकेला बैठा होता है। चारों ओर शांति होती है। ठाकुरलाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उसके पास वो चीज नहीं थी जो सबसे अनमोल होती है, लोगों का सम्मान। उसी समय दो गांव वाले हवेली के सामने से गुजरते हैं। रामू जैसा इंसान पूरे गांव में कोई नहीं है। सच कहा, अमीर तो ठाकुरलाल भी है, लेकिन लोगों के दिल में जगह तो रामू ने बनाई है। दोनों वहां से चले जाते हैं। ठाकुरलाल उनकी बातें सुन लेता है। कभी लोग मेरी भी इतनी इज्जत करते थे, आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई। इतने में उसका पुराना मुनीम वहां आता है। मालिक, धन से घर तो भर सकता है, लेकिन दिल नहीं। क्या सचमुच मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया? अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लें तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। ठाकुरलाल कुछ देर चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें आने लगती हैं, जब वो और रामू साथ खेलते थे, साथ खाते थे और उनके पिता उन्हें एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की सीख देते थे। मैंने अपने ही छोटे भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अब समय आ गया है कि मैं उससे माफी मांगू। पहली बार ठाकुरलाल को अपनी दौलत से नहीं
बल्कि अपनी गलती से शर्मा रही थी। अगली सुबह ठाकुर लाल धीरे धीरे रामू के घर की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। रामू अपने आंगन में बैठा कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर ठाकुर लाल पर पड़ती है। अरे बड़े भैया, आप यहाँ? ठाकुर लाल कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर झुकाकर रामू के सामने खड़ा हो जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। भैया, मैंने तुम्हारा हक छीन लिया, तुम्हें अपमानित किया और मुश्किल समय में तुम्हारा साथ भी नहीं दिया। आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। ठाकुर लाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर हो सके तो अपने इस बड़े भाई को माफ कर देना। रामू कुछ क्षण चुप रहता है, फिर आगे बढ़कर ठाकुर लाल के कंधे पर हाथ रखता है। भैया, रिश्ते टूटने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए होते हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। तभी वहां मुखिया जी आ जाते हैं। आज तुम्हारे पिता की आत्मा को सच्ची शांति मिली होगी। आज से ये दौलत सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों भाइयों की है और हम मिलकर गांव के हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। यही तो सच्ची अमीरी है भैया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे गांव की भलाई का काम किया। ठाकुर लाल ने लालच छोड़ दिया और रामू ने अपने बड़े भाई को पूरे दिल से अपना लिया। लालच इंसान को अपनों से दूर कर देता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और क्षमा रिश्तों को फिर से जोड़ देती है।